मई 2021 के करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख चुके हैं। करीब 100 क्वेश्चंस के आसपास हमने देखा था। जून 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। ये पार्ट फर्स्ट होगा। इसमें हम करीब 130 क्वेश्चंस के आसपास देखेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम करीब 65 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगर आपने पिछली वीडियोस दो नहीं देखी है मई 2021 वाला, तो आप वो भी देख सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। तो यूपीएससी करंट अफेयर 2021 के नाम से होगा, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक टर्म है जिसका नाम है HRMN99। MN99 ये रिसेंटली न्यूज में रहा है, यानी कि उस महीने में। तो बताना है कि ये टर्म किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये जो HRMN99 है, इसका नाम है, ये एक्चुअली एक सेल्फ पोलिनेटिंग एप्पल वैरायटी है, यानी कि ये खुद से ही पोलिनेट हो सकता है। और ये एक ऐसी वैरायटी है जो किसी भी क्लाइमेट में उगाई जा सकती है। जनरली आप एप्पल्स देखेंगे जो हमारे यहाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में, यानी कि जो विंटर क्लाइमेट वाले एरिया है, वहाँ उगाई जाती है। लेकिन ये जो नई वैरायटी है, इसको कहीं उगाया जा सकता है, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो ट्रॉपिकल एरिया हो, सब ट्रॉपिकल एरिया हो, कहीं भी उगाया जा सकता है और सालों भर उगाया जा सकता है। इवन आपको ये कर्नाटका, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे स्टेट्स में भी इसको उगाया जाता है, और वहां पर भी इसके लिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। ओके, यानी कमर्शियल कल्टीवेशन वहां पर भी स्टार्ट कर दिया गया है, इंक्लूडिंग मणिपुर एंड सो। ठीक है, सो इसके लिए विंटर समय के लिए जो एकदम चिलिंग इफेक्ट रहता है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है। तो ये उगाने वाले हैं जिनका नाम है हरिमन शर्मा। हरिमन शर्मा जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस वैरायटी को प्रोड्यूस किया है। और हरिमन शर्मा शर्मा को एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 2017 में इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल अवार्ड में मिला हुआ था। तो ये सब नाम याद रखना है, HRMN99 वैरायटी ऑफ फ्रूट। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, यहाँ पर यह बताया गया है कि 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ, तो उस समय इनमें से कौन से जो एरियाज हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये इंटीग्रल पार्ट थे इंडिया के, या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया के इंटीग्रल पार्ट ये बने। तो इनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपको बताना है, यानी कि सबसे पहले जो बना वो सबसे पहले आएगा, जो सबसे लास्ट में बना वो सबसे लास्ट में आएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आपकी पॉलिटी की बुक में भी ये सारे आपको मिल जाएंगे ईयर वाइज। एक तरीके का एक क्वेश्चन 2 साल पहले भी प्रीलिम्स में आया हुआ था। ओके, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, जनरली लोग छोड़ भी देते हैं। ओके, तो देखेंगे गोवा दमन द्वीप जो कि 1961 में लिबरेट हुआ, आजाद हुआ, और सेपरेट स्टेट बनता है गोवा 1987 में। और दमन और दीव अभी भी एक आपको जो यूनियन टेरिटरीज है उसके तौर पे जाना जाता है। पौंडीचेरी की बात करें तो अक्वायर किया गया 1954 में, और ये एक यूनियन टेरिटरी बनता है 1962 में। दादर नगर हवेली जो कि लिबरेट किया गया 1954 में, और यूटी बना 1961 में। सिक्किम जो कि पहले प्रोक्टरेट स्टेट बनाया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंट बाई 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के द्वारा, बाद में सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ओके, तो इस हिसाब से देखेंगे ईयर वाइज, तो आपका ऑप्शन सी होगा 3142। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चलिए नेक्स्ट, ईवा प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया था, यह न्यूज में था। तो आपको ये बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। तो युवा जिसका फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स। ओके, ये आपको पार्ट है इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट आजादी का अमृत महोत्सव। तो इंडिया के आजादी के 75 साल पूरे होने पर इसको लाया गया था। ओके, एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट विच इज इन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एम क्या था इस प्रोजेक्ट का, टू इनकरेज यंग राइटर्स टू राइट अबाउट इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। Okay, so it is an author mentorship program to train young and budding authors below age 30। तो 30 साल से कम उम्र के जो राइटर्स हैं उनको इंस्पायर करना, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करना, तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में वो कुछ लिखें। ठीक है, तो
ऑप्शन सी है आप इसका। और एज आपको याद रखना है कि 30 साल से कम उम्र के लिए ये था। किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया? नेशनल बुक ट्रस्ट के जो द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। एंड इट इज पार्ट ऑफ इंडिया एट 75 प्रोजेक्ट आजादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, चीफ सेक्रेटरी जो कि उस स्टेट का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, ये सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, तो बताना है इसके बारे में। दो ऑप्शंस है। ही इज द चेयरमैन ऑफ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द टेन्योर ऑफ चीफ सेक्रेटरी इज फिक्स्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। देखिए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जैसे कि हम नेशनल लेवल पर बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसके चेयरमैन होते हैं पीएम। तो उसी तरीके से स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होती है उसके चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर। ओके, तो ये नहीं होते, स्टेट ऑफ सेक्रेटरी नहीं होते इसके चेयरमैन। तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। एंड टेन्योर ऑफ चीफ सेक्रेटरी इज फिक्स्ड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। देखिए, जो चीफ सेक्रेटरी का जो टेन्योर होता है वो फिक्स नहीं होता। ओके, उसे कभी भी हटाया जा सकता है या कभी भी उसको बढ़ाया जा सकता है। तो कोई भी फिक्स टेन्योर इनका नहीं होता है। तो ऑप्शन डी भी आपका, सी जो होगा, सॉरी बी दो होगा, वो भी गलत हो जाएगा। तो आपको पता नहीं उनसे कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट, इंडोसल्फान, ये लगभग हमेशा न्यूज में रहता है या हर साल न्यूज में रहता है। तो इंडोसल्फान क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन भी किया हुआ है। तो एक्चुअली देख लेते हैं ये क्या चीज है। एक हाईली टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड्स है जो कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में इसका यूज किया जाता है। ओके, जिससे कि आपको कई सारी क्रोनिक बीमारियां, हेडेक वगैरह या फिर डिजीनेस या फिर अटैक्सिया वगैरह हो सकती है। साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस में भी इसके काफी रोल होते हैं। तो इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन कर दिया गया है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सेल, यूज, एक्सपोर्ट और किसी भी तरीके का कुछ इंडोसल्फान का नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली क्या है, इंडोसल्फान एक इंसेक्टिसाइड है जो कि क्रॉप में इसका यूज किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन फिल्म्स में अक्सर आते रहते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हैं। तो आपको इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन आपकी पॉलिटी में ये मिल जाएगा। तो सबसे पहला है कि इट इज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ, ये एक आपको नहीं, ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, नन लिखा हुआ है और यहाँ पर बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि आपको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर में इसको बनाया गया था। तो जब किसी एक्ट के तहत में किसी बॉडी को बनाया जाता है तो वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। द चेयरपर्सन ऑफ NHRC इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, आगे हम इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एक चेयरपर्सन होते हैं और 8 अदर मेंबर्स होते हैं। तो यानी कि कुल मिला के 9 पर्सन इसमें होते हैं। जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, और बाकी के जो 8 मेंबर्स होते हैं जिसमें 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 4 डिम्ड मेंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन नहीं होते हैं, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनके पास पावर क्या होता है, इनके पास सिविल कोर्ट का पावर होता है, किसी को समन करने का अधिकार होता है इनके पास। ओके, किसी को अपने सामने प्रस्तुत करना हो, अटेंडेंस लगवाने के लिए बोलना हो कि आप मेरे सामने प्रस्तुत हुई, तो वो भी ये कर सकते हैं। विटनेस को अपने सामने आने के लिए बोल सकते हैं। ओके, ओथ को एग्जामिन कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट अगर इनको चाहिए तो वो भी अपने पास मंगवा सकते हैं। एफिडेविट भी एविडेंस के तौर पे ये रख सकते हैं। कोई भी पब्लिक रिपोर्ट हो या फिर किसी भी कोर्ट या ऑफिस से किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट मंगवाना हो तो ये सब कुछ मंगवाने का अधिकार इनके पास होता है। यानी कुल मिला के सिविल कोर्ट का इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक है इलिसा प्रोजेक्ट जो कि इवॉल्व लेसर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना, इसका फुल फॉर्म है। इस तरीके का अगेन नाम जो होते हैं आपके न्यूज में रहते हैं और फिल्म्स में कई सारे आए हुए भी हैं। तो मेनली जो इलिसा प्रोजेक्ट है ये जो आपको ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, टू मेजर द ग्रेविटेशनल वेव्स इन द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 0.1 मेगाहर्ट्ज
to 100 मेगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी वाले ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए इनका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग गवर्नमेंट ई मार्केट? ओके, यानी कि GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो भारत सरकार की एक प्लेटफॉर्म है जहां से भारत सरकार की जो एजेंसीज होती हैं या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसीज है वो वहां से प्रोक्योर करती हैं। 2016 में लॉन्च किया गया था। कभी जाके गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का थोड़ा सा गूगल पे सर्च कीजिएगा, उनका वेबसाइट खोल के देखिएगा, वहाँ पे बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं जहाँ पर ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है वहाँ से खरीदती है। 2016 में लॉन्च किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो ये कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में नहीं आता है। साथ ही साथ ये डेवलप किया गया है बाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल के द्वारा विद टेक्निकल सपोर्ट ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जो कि MeitY के अंडर में आता है। इसका क्या है? इसका काम है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करना जिसको गवर्नमेंट की एजेंसीज के द्वारा प्रोक्योर किया जाएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय मिनिस्ट्रीज एंड द सेंट्रल पब्लिक सर्विस इंटरप्राइजेज इट मैंडेटरी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल ऑन GEM। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होती है, मैंडेटरी होता है इन PSUs के द्वारा उनको खरीदना। अब ऐसा नहीं PSUs कहीं दूसरी जगह से जाके खरीदने की, यहाँ पे जो लिस्टेड है पहले उन्हें प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो बहुत सारी कैटेगरीज के यहाँ पर आपको अवेलेबल होते हैं प्रोडक्ट्स। आपको ऑफिस स्टेशनरी से लेके व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर, ऑफिस फर्नीचर्स, एवरीथिंग, बहुत सारी वेराइटीज यहाँ पर अवेलेबल होती है। ओके, सो इट इंश्योर पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया डन बाय गवर्नमेंट बॉडीज वर्थ मोर देन ₹5 लाख करोड़ एनुअली। हम बिल्कुल है, यहाँ पर ये डेटा भी लिखा गया है। तो ऑप्शन 2 आपका सही है, तो बी जो होगा वो सही हो जाए। पहुंचते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि सतत सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। ओके, सो इट वाज नॉट द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। किसके द्वारा? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा, जो डिफरेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनके साथ मिलकर ये किया गया था। मेनली इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है इकोसिस्टम बनाना। ओके, क्या बनाना? एक इकोसिस्टम बनाना। किस तरीके की इकोसिस्टम? जहां पर कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रोड्यूस किया जा सके डिफरेंट सोर्सेज से, चाहे वो वेस्टेज हो या बायोमास सोर्सेज हो, वहां से इन बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाए। ओके, इससे क्या होगा? टू रिड्यूस द नेचुरल गैस इंपोर्ट, बायोगैस का प्रोडक्शन होगा तो जो हम नेचुरल गैस को इंपोर्ट करते हैं उनका हमारा बिल कम होगा, ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम होगा, रिडक्शन इन द बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू। ओके, साथ ही साथ फार्मर्स को एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड किया जा सकेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकेगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको ये सतत प्रोग्राम को लाया गया है, ठीक है। क्या है इसका पर्पस? कंप्रेस्ड बायोगैस को प्रोड्यूस करना, जिसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। तो हाँ, इसमें आपका ऑप्शन जो सेकंड होगा ये सही हो जाएगा। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन 1 जो था वो करेक्ट नहीं था। सेकंड पढ़ते हैं। रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स वाज सीन इन द न्यूज। इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये सिंपल सा आपको है। इसको आपको एक एक्ट के तहत, जो कि 2005 में एक्ट लाया गया था, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, उसके तहत ये बनाया गया। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में ये आता है। ओके, साथ ही साथ इसकी एक चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर ऑफ विच एटलीस्ट 2 शुड बी वीमेन, ठीक है। एक चेयरपर्सन होंगे और 6 इसके बाकी के मेंबर्स होंगे, जिनमें से कम 2 विमेन का होना जरूरी है। दिस इज मैंडेटरी। ओके, इसका काम क्या है? डिफरेंट लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स या एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि चाइल्ड राइट्स से बिलोंग करते हैं या उससे रिलेटेड है, उसको इंश्योर करना कि उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो पाए, ये आपको कहा गया है
और इट्स एक्ट के तहत में भी ये बताया गया है कि चाइल्ड क्या होंगे, चाइल्ड जिनकी उम्र 0 से 18 साल की होगी वो चाइल्ड की कैटेगरी में आएंगे इस एक्ट के तहत। With reference to Shanghai Cooperation Organization (SCO), consider the following statements. ये कुछ बॉडीज जो हमेशा न्यूज में रहती हैं के बारे में जानना होगा आपको। परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, क्रिएटेड ऑन 15 जून 2001 इन शंघाई बाई कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, वाज प्रेसिडेड बाय शंघाई 5 मैकेनिज्म। शंघाई 5 मैकेनिज्म के तहत इसको शंघाई चाइना में 2001 में बनाया गया था। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, इट्स चेयरपर्सन रोटेट्स एनुअली ऑन एनुअल बेसिस एंड ताजिकिस्तान इज द चेयर फॉर 2021। तो इट्स चेयरमैन रोटेट्स बाइएनली नहीं, बाइएनली नहीं होता है, ये एनुअली होता है। तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और ऑब्जर्वर स्टेट्स नहीं। इंडिया और पाकिस्तान क्या है, 2017 में इनको फुल मेंबरशिप दे दिया गया था। अफगानिस्तान अभी भी ऑब्जर्वर स्टेट है, बट इंडिया और पाकिस्तान ऑब्जर्वर नहीं है, फुल टाइम मेंबर्स हो चुके हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो बताना है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है। तो 2 और 3 जो होगा ये करेक्ट नहीं। Banrawat, recently seen in the news, is an endangered tribe from which of the following states? जो बनरवात जो होते हैं ये नेटिव इंडेंजर्ड ट्राइब है, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ये, नेटिव इंडेंजर्ड ट्राइब, जो कि लिविंग इन उत्तराखंड। इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, बंजारिस भी कहा जाता है, वन रवात्स भी कहा जाता है और वन राजिस भी कहा जाता है। ये बेसिकली नोमैडिक हंटर गैदरर्स होते हैं जो अभी भी आप उधर रहते हैं उत्तराखंड के एरियाज में, और आजकल ये एग्रीकल्चर का भी काम करने लगे हैं और फॉरेस्ट लेबरर्स का भी काम करने लगे हैं, और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी ये प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको रावत लैंग्वेज कहा जाता है, जो कि तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज की कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कैसे हैं ये, इंडेंजर्ड है, किस तरीके, नोमैडिक टाइप। Next, with reference to the experimental advance, a superconducting tokamak. टोकामैक की चर्चा हमने पिछले कुछ वीडियोस में भी की थी। ये एक आर्टिफिशियल सन बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट जैसे चाइना में भी चल रहे हैं, साउथ कोरिया में भी चल रहे हैं। ओके, रिसेंटली इन द न्यूज कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए भाई, इस्ट ये मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म है इसका, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाइक का। ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है, ये क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में यही होता है ना कि 2 एटम्स मिलके एक एटम बनाते हैं, यही होता है फ्यूजन में। और फ्यूजन में तो टूटता है, ये गलत हो जाएगा। सन पर जनरली आपको फ्यूजन देखने को मिलता है, फ्यूजन नहीं देखने को मिलता। लोकेटेड एट इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस इन एफआई इन चाइना में है ये। ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर which will become the world's largest nuclear fusion reactor when it becomes operational in 2035। ठीक है, इसमें चाइना के अलावे इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, रशिया, यूएस जैसे कंट्रीज भी इसमें शामिल है। तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल सन बनाने की यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आने वाले समय में प्रोवाइड होगा। तो एक एनर्जी सोर्स की तरफ वो काम करेगा। दिस इज कॉल्ड द टोकामैक। Next, recently, WHO validated the Sinovac कोरोनावैक कोविड-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज। तो बताना है कि किस कंट्री के द्वारा है, तो चाइना के द्वारा इसको बनाया गया था। बस नाम याद रखिएगा, इस वैक्सीन का नाम क्या है, सिनोवैक। कोरोना को वैसे आपको याद रहेगा क्योंकि सिनो ये वर्ड होता है ना, दिस इज वर्ड जो कि चाइना में यूज किया जाता है, और यहाँ पर कोरोना लिखा गया तो कोरोना के वैक्सीन के लिए वैक मतलब वैक्सीन, तो वैसे भी आप याद रखते हैं, भूलेंगे नहीं।
Consider the following statement with respect to H1093 bird flu recently seen in news. ओके तो इसके रिगार्डिंग आपको बताना है ये स्टेटमेंट्स क्या। पहली चीज, ये तो लो पैथोजेनिक होता है, यानी कि बहुत कोई सीवियर बीमारी इससे नहीं होती है। मीन्स इट कॉज रिलेटिवली लेस सीवियर ओके इन पोल्ट्री में, यानी कि जो पोल्ट्रीज होती है, मुर्गियां या मुर्गे होते हैं, उसके अलावा पोल्ट्री मुर्गी उनके अलावा और भी आते हैं, जैसे कि बत्तख वगैरह हो गए, वो सब भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इनसे ज्यादा वो ये सीवियर नहीं होता है, लो कैटेगरी का पैथोजेनिक होता है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कि ये जो वायरस है इसका एक्चुअली सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ द पेशेंट, ये अभी भी अननोन नहीं है। ओके, और जो कि जनरली लोकल पॉपुलेशन में पाया जाता है। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ का ये भी कहना है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का अभी तक हमारे पास कोई इंडिकेशन नहीं है। ओके, तो इन पोल्ट्री से अगर ह्यूमन को होता है तो ह्यूमन से ह्यूमन को होगा कि नहीं, इसका भी कोई एविडेंस डब्ल्यूएचओ के पास नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज कॉज रिलेटिवली लेस सीवियर डिजीज इन पोल्ट्री। हाँ ठीक है, ये बात सही है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वेरी है, नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं, इसका तो कोई इंडिकेशन ही नहीं है, तो केवल एक जो होगा वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। रेफरेंस टू सेज प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो सेज का फुल फॉर्म होता है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, यानी कि सीनियर जो सिटीजन है उनकी केयर से रिलेटेड कुछ यहाँ पर प्रोजेक्ट लाने के बाद की गई है, और ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट ऑन स्टार्टअप फॉर इडर। ठीक है, जो इडरडी है, जो सीनियर सिटीजन है, उनके केयरिंग के लिए कुछ स्टार्टअप्स काम कर रही है, तो उनसे रिलेटेड एक कमिटी बनाई गई थी। उसी कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये सीज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। It aims to select, support and create a one-stop access for elderly care products and services provided by credible startups। यानी कि जो भी credible मतलब जो भी startups इस एरिया में काम करती हैं उनके लिए कि इकोसिस्टम प्रोवाइड करने का इसके तहत काम किया जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा नहीं किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा किया गया है। सेकंड ऑप्शन सही है, तो बी सही हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं तुलसा रेस मैसेकर, यूएसए में ये हुआ था काफी समय पहले, 100 साल इसके हो गए। तो तुलसा रेस मैसेकर अभी न्यूज में है। ये विच स्टेट ऑफ द यूएसए से बिलोंग करती है, यूएसए के किस स्टेट से बिलोंग करता है ये, तो यूएसए में स्टेट्स को प्रोविंस के नाम से जाना जाता है, तो ओक्लाहोमा जो प्रोविंस है या स्टेट है उससे बिलोंग करता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें। अभी जो यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन है, ये पहले सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट हुए जिन्होंने ऑफिशियली जो तुलसा रेस मैसेकर था, एक्चुअली एक रेशियल वायलेंट एक्टिविटीज थी यहाँ पर जो की गई थी यहाँ पर, जिसको तुलसा रेस मैसेकर के नाम से जाना जाता है, उसको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या था कि करीब 100 साल पहले की बात करें हम, तो यानी कि करीब 1921 में आप देखेंगे मई जून के महीने में वहां पर एक मैसेकेर हुआ था। वहां पर जो वाइट्स थे उन्होंने ब्लैक्स पर अटैक किया हुआ था। तो उस चीज को करीब वहां पे जो 10,000 मोर देन 10,000 ब्लैक्स वहां पे रहते थे, तो उसी चीज को अभी प्रेसिडेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उसके 100 साल पूरे होते हैं। 2021 मार्च द 100th एनिवर्सरी ऑफ दैट मैसेकर। With reference to the India Cycle for Change challenge, consider the following statements. Okay, Cycle for Change by the Ministry of Housing and Urban Affairs. ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा ये नहीं है, ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के द्वारा है। इसको लॉन्च किया गया था 25 जून 2020 में, विच एम टू इंस्पायर यंग इंडियन सिटीज टू इम्प्लीमेंट साइकिलिंग फ्रेंडली इंटरवेंशंस। ओके, यानी कि साइकिल को चलाने के लिए एक अलग से पाथवे होता है, वैसे बड़े शहर में होता है, लेकिन इंक्रोचमेंट की वजह से वहां पर इंसान पैदल चलने के लिए नहीं होता है, साइकिल के चलाएंगे।
तो खैर वो सब अलग बातें हैं. इट कम्स अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन. ओके. इंडिया प्रोग्राम फॉर द इंडिया प्रोग्राम फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इज द नॉलेज पार्टनर फॉर SCM, यानी कि जो स्मार्ट सिटी मिशन हैं उनके लिए नॉलेज पार्टनर की तरह काम करता है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी. ठीक है. ये जो चैलेंज है इसमें सभी सिटीज, एलिजिबल सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एलिजिबल सिटीज यानी कि जो स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर में आती हैं वही सिटीज यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं. तो जनरली वो सिटीज जो कि कैपिटल सिटीज हैं किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की, या फिर वो सिटीज जिनका पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है, वैसे सिटीज इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकती है. ठीक है. तो नॉलेज पार्टनर ये है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, एंड ऑल सिटीज विद द पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख कैन पार्टिसिपेट. नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना. ये कैपिटल सिटीज के अलावा वो सिटीज जिनका पॉपुलेशन 5 लाख से ज्यादा है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 1 लाख नहीं. तो ये भी आपका गलत हो जाएगा. तो सी हो जाएगा 1 एंड 3 रॉन्ग. नेक्स्ट बात करते हैं विद रेफरेंस टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक. तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि स्टैब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 में. इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसके अभी 68 मेंबर्स हैं. लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स की बात करें तो लार्जेस्ट शेयर जापान जो इसका है लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, इसीलिए देखेंगे कि ADB का कोई भी चेयरमैन जो बनता है वो जापानीज ही होता है या जापान के द्वारा ही पैक किया जाता है उसको. ठीक है, क्योंकि जापान लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, उसके बाद USA आता है यहाँ पे. तो बहुत सारे काम करता है ADB, आपको लोन्स प्रोवाइड करने का काम, टेक्निकल असिस्टेंट, ग्रांट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट टू डिफरेंट कंपनीज, ये भी काम करता है. ओके. तो बेसिकली पॉवर्टी एलिवेशन और ये सब इसका मोटो होता है. इट प्रोवाइड्स ओनली टेक्निकल असिस्टेंस. ऐसा नहीं है लोन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ये गलत हो गया. चाइना होल्ड द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन. नहीं, चाइना नहीं है, जापान इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है. तो ये आपका गलत हो गया. तो नाइदर. ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से ADB की बात करें आप, या फिर हम संघाई की कॉर्पोरेशन की बात कर रहे थे, ये सब इंपॉर्टेंट है, या फिर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक्स की बात करें, ये सब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये एशिया से बिलोंग करते हैं और इनका इंडिया का इनमें काफी अच्छा योगदान भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओपेक की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री. तो ये एक्चुअली में क्या है कि परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. ओके. इट वाज क्रिएटेड एट बगदाद कॉन्फ्रेंस. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, बगदाद कॉन्फ्रेंस इन सितंबर 1960 में बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला के द्वारा इसको बनाया गया था. तो बेसिकली क्या है, ये उन कंट्रीज को यूनाइट करता है जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं. तो ये लोग एक साथ मिलके प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्शन है उनको डिसाइड करने का काम, उसके प्राइस को डिसाइड करने का काम ये लोग करते हैं. ओके. तो क्रिएटेड एट द याल्टा कॉन्फ्रेंस नहीं है, तो बगदाद कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था, ये गलत हो गया. इट इंश्योर फेयर एंड स्टेबल प्राइसेस फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट बात करते हैं विद रेफरेंस टू द ब्लू फाइंड मैशिर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ब्लू फिंड मैशिर, ओके, जिसका साइंटिफिक नाम तोर खुदरी है, एक जो डेक्कन है, डेक्कन प्लेटूज यानी कि जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास के एरिया के रिवर्स में पाए जाने वाला ये मैशिर है, जो कि मेनली आपको मोटा मोला रिवर्स में पाया जाता है जो कि पूना के पास में. एक्चुअली इट इज अ माइग्रेटरी स्पीसीज जो कि सी से आपको रिवर्स में ये चली आती है. इट प्रिफर्स क्लीन, फास्ट फ्लोइंग एंड वेल ऑक्सीनेटेड वाटर्स. ओके. इट एक्ट्स एज अ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इंडिकेटर की तरह काम करती है ड्यू टू हाई सेंसिटिविटी टू डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल, वाटर टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंजेस. तो रिसेंटली IUCN लिस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसको लिस्ट कंसर्न के अंडर में इसको रखा गया है. ठीक है. तो मेनली फाउंड इन डेक्कन रिवर. ठीक है भाई.
माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफर ड्यूरिंग रेन्स, ठीक है, ये भी इट्स लाइक द वनरेबल नहीं, वनरेबल नहीं है, ये क्या है, लिस्ट कंसर्ट के अंडर में आती है, तो 1 और 2 तो ये सही है। देविका रिवर, देविका रिवर जिसको ये एक काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको गंगा की बहन के नाम से भी जाना जाता है, सिस्टर ऑफ गंगा। देविका रिवर जो कि अभी न्यूज में थी, मर्जेस विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, किस रिवर के साथ मर्ज हो जाती है, तो वैसे आपको ऑप्शन दिख रहा है डी इज द रावी रिवर जिसके साथ देविका मर्ज करती है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। देविका रिवर जो कि शुद्ध महादेव टेम्पल उधमपुर में पड़ता है उसके पास से ये निकलती है और ये वेस्ट की तरफ फ्लो होते हुए रावी रिवर में जाके मिल जाती है। इसका हिंदू सिग्निफिकेंस भी है, हिंदू रिलीजन में इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सिस्टर ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। तो 2019 में एक देविका रिवर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था अंडर नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, 190 करोड़ रुपए, ये सिग्निफिकेंस नहीं है, बस याद रखना है देविका रिवर कहाँ से निकलती है, उधमपुर के पास शुद्ध महादेव टेम्पल से निकलती है, रावी रिवर मिल जाती है, सिस्टर ऑफ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। विद रेफरेंस टू द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, चलिए, एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 2004, 2004 में जो सुनामी आई हुई थी उसके बाद इसको बनाया गया था, इसको लाया गया था, और 2020 में इसको पहली बार इनटेक किया गया, यानी कि इसको यूज किया गया है 2020 के कोविड के समय। ओके, तो इसमें कहा गया है कि इट फर्स्ट टाइम इन ड्यूरिंग द सुनामी, ड्यूरिंग सुनामी 2004 नहीं, पहली बार 2004 में लॉन्च नहीं है, 2004 के बाद तो बना ही था, ये सुनामी आई उसके बाद उसको देखते हुए इसको बनाया गया था, 2020 में पहली बार लॉन्च हुआ। Violation of section 51B can lead to imprisonment extendable up to 1 year only। अब देखिए ओनली आ जाता है ना, तो वहाँ पे सतर्क तो हो ही जाना चाहिए, तो थोड़ा सा 51B को भी हम देख लेते हैं क्या कहता है इसमें। पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन फॉर रिफ्यूजल टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, ठीक है, यानी कि इस एक्ट के तहत जो ऑर्डर दिए जाएंगे अगर उसके अकॉर्डिंग आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिल सकती है। एंड द violation shall be punishable with imprisonment for a term that may extend to 1 year or with a fine or both upon conviction. Imprisonment, imprisonment may be extended for 2 years if refusal to comply order result in loss of lives or imminent danger। या तो 1 साल तक के लिए होगा, 1 साल और उसके साथ फाइन भी लग सकता है, लेकिन अगर आपके वायलेशन से किसी की लाइफ को खतरा हो सकता है, लॉस हो गया है, तो फिर वो 2 साल तक भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो केवल ओनली 1 ईयर्स तक का ऐसा नहीं है प्रावधान, तो सी जो होगा दोनों गलत। विद रेफरेंस टू द वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट, ओके, तो डेल्टा वेरिएंट जो कि 2021 के अप्रैल में देखने को मिला था, जो कि काफी खतरनाक था, इसके बारे में आपको बताना है। तो डेल्टा वेरिएंट SARS-CoV-2 का वेरिएंट जिसका नाम था बेसिकली, जिसका सब लिनेज था B.1.617.2, खैर ये पॉइंट याद नहीं रखना है आपको, बस इतना ही याद रखिए कि डेल्टा वेरिएंट था जो कि मोर ट्रांसमिटेबल जो था, जो कि कंटेम्प्रेरी लिनेज है, बाकी के जितने भी वेरिएंट्स हैं उनसे ज्यादा ये स्प्रेड कर रहा था। ओके, सो वर्ल्ड WHO के अकॉर्डिंग विच गिव the label data has recognized the variant of concern के नाम से भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। ओके, तो इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि मोर ट्रांसमिटेबल देन कंटेम्प्रेरी लिनेज, ये सही है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का है कि भाई WHO ये काम करता है, UNDP थोड़ी ना काम करेगा, तो ये दूसरा आपको गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इज द ओनली राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपको बताना है। डिस्कवरी प्रोग्राम क्या है, ये एक आपको नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था 1992 में, नासा के द्वारा 1992 में लॉन्च किया गया था, और इसके तहत 2 मिशंस लॉन्च किए गए। ओके, और रिसेंटली एक और मिशन लॉन्च किया गया था, इसके अलावा पहले इससे अब और भी ज्यादा मिशंस को लॉन्च किया जा चुका है।
तो आपको देखेंगे कि बेसिकली इट वाज नॉट लॉन्च बाय ईएसए, इट वाज लॉन्च बाय नासा। ओके, तो बेसिकली क्या था, टू एडवांस द साइंटिफिक नॉलेज एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने के लिए इसको लाया गया। तो ये आपका ऑप्शन सेकंड जो होगा सही होगा, नॉट करेक्ट बताना है तो ये जो होगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्रोकोडाइल की स्पीसीज से रिलेटेड है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो होते हैं अर्थ लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल। ठीक है, जो तीनों तरीके के कैटेगरीज जो होती है ना, जिसको हम घड़ियाल, मगर और क्रोकोडाइल कहते हैं, तो इसमें जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है ये सबसे बड़ा बड़ा लिविंग क्रोकोडाइल, जिसका मेल का जो साइज होता है करीब 17 फुट तक होता है और वेट करीब 1000 पाउंड तक इसका वेट देखने को मिलता है। ये आपको ब्रैकिश वाटर या फ्रेश वाटर में रहते हैं ऑफ ईस्ट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाला जो रीजन है। इंडिया में ये उड़ीसा, सुंदरबन यानी बंगाल, अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन में ये पाया जाता है। इंडिया में उड़ीसा ही एकमात्र ऐसा स्टेट है, ओनली स्टेट इन इंडिया, जहां पर क्रोकोडाइल की सारी ये स्पीसीज पाई जाती है। तो क्रोकोडाइल की घड़ियाल स्पीसीज हो गई, मगर स्पीसीज हो गई और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये तीनों स्पीसीज इंडिया के उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक है, तो उड़ीसा तो ओनली स्टेट इन इंडिया विच विल हैव ऑल द वेराइटीज और स्पीसीज ऑफ क्रोकोडाइल। चलिए, तो यह लार्जेस्ट लिविंग क्रोकोडाइल ऑन अर्थ सरफेस ये सही है। ब्रैकिश वाटर फ्रेश वाटर में भी मिलता है, ईस्टर्न वाटर साउथ ईस्ट एशिया नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, एंड ओडिशा द ओनली स्टेट्स ऑल द क्रोकोडाइल स्पीसीज फाउंड। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन डी जो होगा आपका सही। नेक्स्ट बात करते हैं, आई फैमिलिया इज अ डेटाबेस टू आइडेंटिफाई मिसिंग पर्पस थ्रू फैमिली डीएनए। ठीक है, लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या है प्रोग्राम का नाम? आई फैमिलिया। मतलब कोई भी मिसिंग पर्सन है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उस मिसिंग पर्सन के जो रिलेटिव्स हैं उन रिलेटिव्स के डीएनए को मैच करा के उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट, with reference to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, तो ये भी एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तहत बहुत सारी ट्रीटीज भी आई है केमिकल वेपन्स के यूज को रोकने के लिए। ओके, इट इज an international organization established by the Chemical Weapon Convention 1997 and it is not a UN organization. It is not a UN organization। 2001 में जो एग्रीमेंट हुआ था विद यूएन, इट रिपोर्ट्स टू यूएन। ठीक है, यूएन को रिपोर्ट करता है, बट ये यूएन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, इसके पास 193 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, एंड इंडिया इज आल्सो अ सिग्नेटरी एंड पार्टी टू केमिकल वेपन्स कन्वेंशन एज वेल। इट एस्टैब्लिश्ड बाय द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1997। सही है, यहाँ पर भी हम देखा था हमने केमिकल वेपन कन्वेंशन 1997 के द्वारा बना हुआ है। इट वर्क्स अंडर द एगिस यूनाइटेड नेशंस। नहीं, यूनाइटेड नेशंस के अंडर में ये काम नहीं करता, उसकी एजेंसी नहीं है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर। नहीं, इंडिया भी इसका मेंबर है। 2 और 3 दोनों गलत हो जाए, तो नॉट करेक्ट लगाना है, तो बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, बताना है किसके द्वारा ये रिपोर्ट्स इशू किए जाते हैं। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इनमें से कौन कौन से रिपोर्ट इशू किए जाते हैं, ये सीधा से सीधा क्वेश्चन है। ये चारों रिपोर्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस एंड वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये चारों इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये पब्लिश किए जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। हाँ, इस बार 2021 में ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं था, लेकिन पीछे के कई साल लगातार यूएस में देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। Next, Burkina Faso was seen in news. It shared boundary with the following countries: Benin. Again, map based question है, वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है ये, आपको ये पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइमोना नेशनल पार्क हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली इज सिचुएटेड इन, राइमोना नेशनल पार्क असम में है। इसको हाल ही में नेशनल पार्क का दर्जा भी मिला हुआ है। ठीक है, तो इट्स लोकेटेड विद इन द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन इन असम, इंटीग्रल पार्ट ऑफ मानस बायोस्फीयर रिजर्व एंड चिरांग रिफू एलिफेंट रिजर्व। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार पिछले ईयर्स में, ऐसा आई हुआ है कि वो एक नेशनल पार्क का नाम देके पूछते हैं कि बताइए कि कौन से ज्वाइनिंग एरिया में ये मिलते हैं या इसके अंदर में और कौन कौन से एरियाज हैं। ठीक है, तो ये किसके अंडर में पाया जाता है, बायोस्फीयर रिजर्व है ये। ठीक है, अब बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, और एक एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है चिरांग रिफू एलिफेंट रिजर्व, उसमें पाया जाता है। ओके, इसकी बाउंड्री भी है, वेस्ट की तरफ सोनकोशी रिवर है और जो कि असम और वेस्ट बंगाल का बाउंड्री बनाती है। ओके, फिर आपको इंडिया भूटान बॉर्डर की तरफ भी है। ईस्ट की तरफ आपको सराल भांगा रिवर है जो कि इंडियन भूटान बाउंड्री नॉर्थ की तरफ में भी है, और साउथ की तरफ आपको रिफू रिजर्व फॉरेस्ट भी है। तो ये रिफू वाला एरिया जो कि एलिफेंट रिजर्व वाला एरिया है ये होता है। ठीक है, साथ ही साथ इनकी बाउंड्री आपको फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिग्मे शिंगे वांगचुक नेशनल पार्क इन भूटान, उसके साथ भी इसकी बाउंड्री लगती है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपको याद रखना। आपके पास एक नेशनल पार्क का मैप, बायोस्फीयर का मैप होना चाहिए बोलो रेडीमेड, खास करके वो पार्क्स या रिजर्व जो कि न्यूज में रहे हैं पिछले 1-1.5 साल में, उसका एक पूरा होना चाहिए। चलिए, इथेनॉल की बात यहाँ पर हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, तो इसकी बात करें। इथेनॉल जो कि एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है जो कि बायोमास से बनता है। इसको हम एथेनाइल अल्कोहल भी कहते हैं या ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है या फिर ड्रिंकिंग अल्कोहल भी कहते हैं या सिंपली इसको अल्कोहल नाम से भी जाना जाता है। ये निकाला जाता है बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स बाय ईस्ट और बाय पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस सच एज इथाइलिन हाइड्रेशन। तो आपको पता है सरकार का टारगेट है कि 2025 तक हम इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल लाएं, यानी कि हमारे यहाँ जो फ्यूल है उसमें हम क्या करें कि 20% एथेनॉल की हम ब्लेंडिंग करें। इससे क्या होगा, ब्लेंडिंग करने से क्या होगा कि पहला चीज कि वो जो फ्यूल होगा उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, यानी कि अब वो ज्यादा बर्न होगा। जब ज्यादा बर्न होता है तब धुआं कम निकलेगा, स्मोक कम निकलेगा। स्मोक क्यों निकलता है, जब किसी भी चीज की जो बर्निंग होती है वो कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पाती, तभी वो स्मोक निकलता है। जब कंप्लीट बर्निंग होगी तो उससे स्मोक नहीं निकलता। ओके, तो हमारे यहाँ जो पेट्रोल और डीजल होता है ना, इनकी कंप्लीट बर्निंग नहीं होती। तो अगर हम इसको मिलाते हैं एथेनॉल की, तो एथेनॉल में ऑक्सीजन होता है। तो इससे क्या होगा कि उससे उनकी जो बर्निंग होगी वो और बढ़ेगी और फिर आपको इमिशंस भी कम होंगे। चलिए, इथेनॉल इज ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड, सही बात है। इट कैन ओनली बी नेचुरली प्रोड्यूस बाय फर्मेंटर बाय, नहीं, अब केवल ओनली अब यहाँ पे आ गया ना, तो ऐसा थोड़ी नहीं केवल नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है, इसको बनाया भी जा सकता है। गलत बात है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ रिन्यूएबल फ्यूल, ये सही बात है। इंडिया एम्स 20% बाई 2030, नहीं, ये तो 2025 तक की बात की गई है कि 20% हम मिलाएंगे। तो ऑप्शन एक आपका सही हो गया और ऑप्शन 3 आपका सही हो गया, दिस इज द बी। चलिए, अगेन, Lanienhoom Island recently in the news. It's an artificial island off the coast of Copenhagen and is located near which of the following water bodies? ठीक है, अब कोपेनहेगन कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कोपेनहेगन के पास में ये आइलैंड पड़ता है, कहाँ पर, बाल्टिक सी में। नाम तो बाल्टिक का सी आपका नाम ने सुना होगा, जाके थोड़ा सा देखिएगा, यूरोप के आसपास मिल जाएगा आपको। ओके, चलिए, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द अल्जाइमर डिजीज। ओके, अल्जाइमर डिजीज जो कि ये भूलने वाली बीमारी होती है, धीरे धीरे लोग भूलने लगते हैं। इट इज अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर दैट टिपिकली अफेक्ट पीपल ओल्डर देन 65 ईयर्स एंड इट इज
ऑल्सो इरिवर्सिबल, यानी कि इसको ठीक नहीं किया जा सकता, अल्जाइमर डिजीज को ठीक नहीं किया जा सकता, अभी इसके लिए कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है, मेडिसिन नहीं है। एक्चुअली अल्जाइमर होता क्यों है ये भी नहीं पता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो बेसिकली ये ब्रेन सेल्स या नर्व्स जो होती हैं, जो मैसेज को कैरी करती हैं डिफरेंट पार्ट्स टू ब्रेन, उनको ये क्या करता है, अफेक्टेड करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो इससे लोगों की कॉग्निटिव डिक्लाइन भी देखने को मिलती है। ड्रग्स का यूज करके थोड़ा बहुत इसको सुधार किया जा सकता है, बेसिकली डिले किया जा सकता है, ठीक नहीं किया जा सकता। ओके, कोई इसका क्योर अभी अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है वो भी अभी नॉन नहीं है। इसमें एक काफी फेमस ड्रग का यूज किया जाता है जिसका नाम है एडुकैनुमैब ड्रग, जिसका नाम है एडुकैनुमैब ड्रग, जो कि एक मोनोक्लोनल ड्रग है। इसका यूज इसमें किया जाता है, ठीक है, माइल्ड सिम्टम्स जब हो उस इफेक्ट्स को डिले करने के लिए, ठीक है, यानी कि इफेक्ट्स थोड़ा देर से आए उसके लिए, अदरवाइज ये ठीक नहीं कर सकता। चलिए, प्रोग्रेसिव एंड रिवर्सिबल ब्रेन डिजीज सही है। डिसरप्ट न्यूरोट्रांसमीटर लीडिंग टू कॉग्निटिव डिक्लाइन, ये भी सही है। कॉरेबल बाय द एडुमेकेमटेबल, नहीं। एडुकेनुमैब जो ड्रग है ये क्यूर नहीं करता, ये डिले करता है इसके इफेक्ट को। ओके, जो इफेक्ट अभी आपको आने वाला होगा वो 1 से 2 साल बाद या 5 साल के बाद आएगा, सिर्फ डिले करता है, वो क्योर नहीं करता। ऑप्शन 3, इसकी इलाज है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो पीजीआई जो कि 70 पैरामीटर्स को मिला के 4 डोमेन में ये काम करता है। ओके, जो कि 2 कैटेगरीज में इसको रिस्ट्रक्चर किया गया है। 2 कैटेगरीज क्या है, लर्निंग आउटकम एंड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, ठीक है। 4 डोमेन क्या है, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी, इक्विटी एंड गवर्नेंस प्रोसेसेस। ये 4 डोमेन आपको याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूछे भी गए हैं। पैरामीटर्स के बारे में पूछा जाता है, तो अब 70 पैरामीटर्स इसको याद नहीं कर सकते आप, लेकिन 4 डोमेन को आप याद कर सकते हैं। दीज आर द 4 डोमेन्स, ठीक है। तो पीजीआई इज रिलीज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो 70 पैरामीटर्स होते हैं, 3 डोमेन्स नहीं होते हैं इसके, 4 डोमेन्स होते हैं, तो ये गलत हो गया यहीं पर। बाय डिपार्टमेंट स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये सही है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, T478K, सेन इज द न्यू, इट इज द न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19। अब इसमें याद करने वाला बात है, बस एक बार याद रखे होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज मोर से इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कमीशन, ऐसा नहीं है। जितने भी कमिश्नर्स होते हैं ना, उनका इक्वल पावर होता है और इक्वल इक्वल से होता है अपना, तो कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं होता, ऐसा नहीं है चीफ है तो वो बड़ा, ये गलत हो गया। द डिसीजन ऑफ द ईसीआई कैन बी चैलेंज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल उनके डिसीजंस को चैलेंज किया जा सकता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिव्यू पिटिशन कैन ओनली बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट, नहीं, ये गलत हो गया। देखिए, जो इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन हो गए, या फिर जो आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, तो ये जो इलेक्शंस होते हैं, इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई फाइल करना हो तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, लेकिन अगर इलेक्शन का मामला, ये हाई कोर्ट है, इलेक्शन का मामला अगर प्रेसिडेंट का हो, इलेक्शन का मामला अगर वाइस प्रेसिडेंट का हो, तो इनसे रिलेटेड पिटिशन केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, हाई कोर्ट में नहीं जाएगा। तो थर्ड हो जाएगा, सिर्फ 2 स्टेटमेंट ही इसका सही है। ये सीधा सा क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी के बारे में कुछ बातें हैं यहाँ पे, पर्सनालिटी बेस्ड भी आजकल मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आने लगे हैं, लेकिन वो जहां से पूछेंगे आपको पता नहीं चलेगा उन्होंने कहाँ से पूछा होगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इसके बारे में टेंशन नहीं लेना, वो किसी से नहीं बनता है। चलिए, शिवाजी was formally crowned as the Chhatrapati or monarch as his realm at Raigad in 1647
औरंगजेब के समय में ये हुआ करते थे, जिसका ओरिजिनल नाम आलमगीर हुआ करता था, 1658 से लेकर 1707 के बीच में। इनके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी थे, जिसको अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। 8 मिनिस्टर्स हुआ करते थे उसमें, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री को संभालते थे। India's first ever navy in modern era was built by Shivaji to protect the coast of Maharashtra. तो इंडिया की पहली मॉडर्न नेवी इनके द्वारा ही बिल्ड की गई थी, ठीक है। साथ ही मराठा नेवी गार्डेड द जयगढ़, सिंधुगढ़, विजयदुर्ग एंड अदर फोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। आप ये देखेंगे कि इन्होंने अपने कोर्ट में, जैसे उस समय क्या था ना, उस समय जनरली पर्शियन लैंग्वेज का यूज किया जाता था, क्योंकि मुगल थे तो पर्शियन लैंग्वेज का यूज करते थे, लेकिन इन्होंने अपने कोर्ट में मराठी और संस्कृत लैंग्वेज को ज्यादा बढ़ावा दिया, ठीक है। तो चलिए, ही रूल कंटिन्यूड, तो मुगल एम्परर शाहजहां नहीं, औरंगजेब के समय रूल करते थे, पहला गलत हो गया। ही अपॉइंटेड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर एडवाइस फॉर द मैटर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही, अष्टप्रधान हुआ करते थे। ही प्रोमोटेड यूज ऑफ मराठी, संस्कृत एज वेल एज पर्शियन, नहीं, ये तो मुगल से लड़ रहे थे शिवाजी, पर्शियन के तो बिल्कुल खिलाफ थे ये, तो सिर्फ मराठा और संस्कृत को ही इन्होंने ज्यादा वो किया था, तो ये भी गलत हो गया। ही बिल्ड इंडिया फर्स्ट ईवर नेवी इन द मॉडर्न ईरा, सही है, तो 2 और 4 आपका इसका। नेक्स्ट, सी ऑफ मरमरा रिसेंटली इन द न्यूज कनेक्ट विद द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, ब्लैक सी एंड एजियन सी। अगेन जाके यूरोप का मैप देखिएगा, किसका मैप, यूरोप का मैप जाके देखिएगा, सी ऑफ मरमरा। नेक्स्ट, with reference to the Bose-Einstein condensation, अगेन ये करीब 2-3 साल या 5 साल पहले भी ये न्यूज में रहा था और हमेशा न्यूज में रहता है। तो बेसिकली इसमें जो बोस है, हमारे बोस जानते हैं ना, सत्येंद्र नाथ बोस की थ्योरी और आइंस्टाइन की थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी, दोनों को मिला के ये बनाया गया है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन थ्योरी। तो ये क्या है, at sufficiently low temperature, particles would become locked together in lowest quantum state of system. इसमें कहा गया कि एक लो टेम्परेचर पर जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ लॉक हो जाते हैं। लॉक होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के साथ वो मिल जाते हैं इन द लोएस्ट क्वांटम स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, लोएस्ट क्वांटम स्टेट का मतलब होता है कि जो एकदम लोएस्ट उनकी कैटेगरी है स्टेट की, उस स्टेट में लो टेम्परेचर पर भी ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। साथ ही साथ द फिनोमिना ओनली हैपेंस फॉर बोसोन्स which are elementary particle having spins that take integer values such as 0, 1 और 2, ठीक है। तो ये जो आपका पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये फिनोमेना बोसोन्स के लिए होती है, जिसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं जो इंटीजर के फॉर्म में होते हैं। इंटीजर का मतलब एब्सोल्यूट नंबर, 0, 1, 2, 3, 4 इसी के फॉर्म में होते हैं। चलिए, लोएस्ट क्वांटम स्टेट्स होता है एट सफिशिएंटली लो टेम्परेचर पर, ओनली हैपेंस इन बोसोन पार्टिकल्स, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया साइंड ओवर 16,000 करोड़ डील टू बाई 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब 16,000 का है तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नाम आपको याद होना चाहिए कि ये रोमियो हेलीकॉप्टर कहाँ से मंगाया जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मंगाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ओके, तो 2016 का जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनको ये अधिकार दिया गया है कि 50 माइक्रोन थिकनेस से कम थिकनेस वाले जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको ये लोकल बॉडीज क्या कर सकती हैं, बैन कर सकती है, ठीक है। It does not allow uses of recycled plastic for packaging food, beverage and other eatables. ओके, तो जिन प्लास्टिक को यूज किया जाता है, रिसाइकल किया जा सकता है, उनका यूज फूड्स के पैकेजिंग में नहीं किया जा सकता, ये भी ये बात कहता है, ठीक है।
साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि लोकल बॉडीज क्या करेंगी, अपने एरिया में प्लास्टिक के कलेक्शन के लिए, प्लास्टिक के स्टोरेज के लिए, प्लास्टिक के प्रोसेसिंग के लिए भी लैंड या जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उसको प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, 2021 में मार्च में सरकार ने कुछ नोटिफिकेशन लाया था इसमें, इस रूल में चेंजेस के लिए। ठीक है, और इसके तहत क्या किया गया कि करीब 12 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को बैन किया कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें की गई हैं, एक बार इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, अर्बन शुड बैन लेस देन, ये सही है। अलाउ रिसाइकल बैन नहीं है तो गलत है, अलाउ नहीं करता है, तो ऑप्शन ए जो होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव के बारे में बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं ये चीज क्या है। It aims to encourage businesses worldwide to adopt sustainable and socially responsible policies and to report on their implementation। ठीक है, इनका काम क्या है कि वर्ल्ड के जो बिजनेस है वो सस्टेनेबल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी अपनाए, यानी कि इन्वायरमेंट के लिए भी वो सस्टेनेबल हो और सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हो। ओके, लोगों का डेवलपमेंट और ग्रोथ होना चाहिए उससे। Okay, it is a non-binding pact. India is also part of it, and it is the world's largest corporate sustainability initiative with more than 12,000 corporate participants and stakeholders from more than 140 countries. Okay, this is the United Nations Global Impact Initiative. तो सस्टेनेबल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल ये सही है। इट्स सजेशन आर बाइंडिंग, नो ये बाइंडिंग नहीं है, ये नॉन बाइंडिंग है। सेकंड ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ तो ये आपका गलत हो जाएगा। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द इनिशिएटिव, सही है, सी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट कार्बन नैनो ट्यूब। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स जो होते हैं ये सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं consisting of a hexagonal arrangement of hybridized carbon atoms। ठीक है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है कार्बन का। ओके, फॉर्म बाय रोलिंग ऑफ शीट्स ऑफ ग्राफीन। तो जो ग्राफीन है, इस ग्राफीन से बनता है आपका कार्बन नैनो ट्यूब्स। कैसे ये होते हैं आपको सिलेंड्रिकल, और ये कार्बन नैनो ट्यूब जो होते हैं ये सिलेंड्रिकल होते हैं, ये सिलेंड्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हेक्सागोनल के फॉर्म में ये बिलोंग करते हैं। ओके, तो बेसिकली जो होते हैं आपको, जो आर्म चेयर नैनो ट्यूब्स जो होते हैं आर हाईली डिजायर्ड फॉर देयर परफेक्ट कंडक्टिविटी, बट जिगजैग नैनो ट्यूब्स में भी सेमीकंडक्टर। ठीक है, दो तरीके के यहाँ पर बात हुई है, एक है आर्म चेयर और एक है जिगजैग। ठीक है, तो जिगजैग नैनो ट्यूब्स जो होते हैं ये सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं ये। और आर्म चेयर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये परफेक्ट कंडक्शन होता है, या फिर जिसको हम सुपर कंडक्टर कह सकते हैं, सुपर कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर का मतलब होता है कि कनेक्टिविटी होती भी है, रेजिस्टेंस भी होता है। तो ये जिगजैग टाइप के नैनो ट्यूब होते हैं, और जो आर्म आर्म चेयर टाइप के नैनो ट्यूब्स होते हैं वो परफेक्ट कंडक्टिविटी के साथ आते हैं। ठीक है, turning a graphene sheet a mere 30 degree will change the nanotube from armchair to zigzag और vice versa। जो आपका ग्राफीन है, इस ग्राफीन को अगर आप 30 डिग्री भी बेंड कर दें तो वो आर्म चेयर से जिगजैग वाला जो नैनो ट्यूब है उसमें कन्वर्ट हो जाए, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। ठीक है, so these nano carbon tubes are highly chemical stable and can resist virtually and chemical impact, making them extremely resistant to corrosion। तो जंग लगना, इस पे जंग नहीं लगता है, ओके, बहुत कम लगता है।
तो ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, इससे बढ़ जाती है, जिसमें इस तरीके के कार्बन नैनोट्यूब्स का यूज किया जाता है। ठीक है, ये सही है आपका। ऑल काइंड ऑफ सीएनटी आर सुपर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। जो जिगजैग वाले तो सेमी कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टर नहीं होते। केमिकल स्टेबल कैलेसिस केमिकल्स, ये सही है। सेकंड गलत है, वन और थर्ड। ऑपरेशन पैंजिया, ऑपरेशन पैंजिया 14, ये क्या है? कर्बिंग sale of fake and illicit medicines is a collective या collaborative effort against the sale of fake and illicit medicine and medicinal plant products. It involves police, custom, health and regulatory authorities from 92 countries including India. इंडिया भी इंक्लूड है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या है? पेंजिया, ऑपरेशन पेंजिया 14, कर्बिंग सेल ऑफ फेक एंड इलिसिट मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरिटी सेल थेरेपी, जो बेसिकली आपको जो कैंसर्स वगैरह होते हैं उनकी ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। तो दिस थेरेपी टारगेट्स ल्यूकेमिया एंड लिफोमा, ये दो तरीके के आपको कैंसर्स होते हैं। ओके, ल्यूकेमिया कैंसर जो होता है ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज होते हैं, ओके, इंक्लूडिंग बोन मैरो यानी कि बी सेल्स की बात करें। और लिम्फोमा जो होता है ये लिम्फेटिक आपको सिस्टम होते हैं जिसमें टी सेल्स को टारगेट किया जाता है। ठीक है, बी सेल्स एंड टी सेल्स, टी सेल्स आर रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। और जो टी सेल यानी कि लिम्फोमा जो कैंसर होते हैं जनरली आपको थाइमस ग्लैंड से स्टार्ट होते हैं। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर का यूज किया जाता है, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड ये ट्रीटमेंट है जिसमें आर्टिफिशियल टी सेल रिसेप्टर को बनाया जाता है। टी सेल क्या होता है? ये आपकी इम्यून सिस्टम से ये रिलेटेड होता है, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। ओके, तो इसको बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, इसको बनाया गया है और इसमें जीन एडिटिंग सब सारी चीजों के यूज किया जाता है। थेरेपी दैट टारगेट्स ल्यूकेमिया एंड लिफोमा आर genetically engineered to produce neutral T receptors. T cells are genetically engineered to produce natural T cell receptors. नहीं, ये नेचुरल नहीं होते हैं, ये आर्टिफिशियली होते हैं। आर्टिफिशियल रिसेप्टर का यूज यहाँ पर ये प्रोड्यूस किया जाता है, ये वर्ड भी यहाँ पर यूज किया गया। तो इज यूज्ड व्हाइल एडवेंचर थेरेपी, सही है। तो वन थर्ड सही है, सेकंड गलत है, तो ये आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट पहुंचते हैं, एस्केलेटर्स मॉडल की बात की गई है यहाँ पे। एस्केलेटर्स मॉडल्स क्या होते हैं? एस्केलेटर मॉडल्स जो होते हैं ये हाई ऑल्टीट्यूड बर्ड्स होते हैं जो काफी हाइट पर यानी कि अप्रोक्स 1500 मीटर से ऊपर के हाइट पर ये उड़ते हैं। ओके, रेयरली ऐसा होता है कि 1500 मीटर से नीचे की हाइट पर ये आए। तो हाई ऑल्टीट्यूड वाले बर्ड्स होते हैं ये। इंडेमिक बर्ड है आपको ईस्टर्न हिमालयस के, मोस्टली रिकॉर्डेड फ्रॉम जो आपको ट्राई जंक्शन है, इंडिया, म्यांमार, तिब्बत, यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना, वहां पर ये पाया जाता है। इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू अरुणाचल प्रदेश और इंडियन साइड, ये भी आपको याद रखना है। इंडियन साइड में अरुणाचल प्रदेश में ये मिलते हैं। आईयूसीएन लिस्ट की बात करें तो उसमें ये वनरेबल कैटेगरीज में आते हैं और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर ये शेड्यूल 1 में आते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली बिलो नहीं, ये गलत हो जाएगा। इन इंडिया कैन ओनली फाउंड इन, इतना ठीक है। इट इज वनरेबल, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 इसका सही है। ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है कि वहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए तो वीडियो को पॉज करके वहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ लें। चलिए, पक्के टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व का लोकेशन देखो, अरुणाचल प्रदेश में एट द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालय, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि नेशनल पार्क्स भी यहाँ पर अवेलेबल है और ये ऐसा आपको टाइगर रिजर्व है जहाँ पर ओनली हॉर्नबिल सेंचुरी भी यहाँ पर पाई जाती है, यानी कि हॉर्नबिल सेंचुरी है, हॉर्नबिल एक पक्षी है, उधर पाया जाता है। ओके, तो इकलौता हॉर्नबिल सेंचुरी आपको पक्के टाइगर रिजर्व में मिलता है।
तो ये आपको याद रखना। विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अर्बन है तो हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है 2015 में, जिसे लॉन्च किया गया था। ये एक डिमांड ड्रिवन अप्रोच है। ओके, जो शॉर्टेज होती है हाउसेस की, उसको पूरा करने के लिए इसको बनाया गया है। मेनली जो हाउसेस के ऑनरशिप होते हैं वो बेसिकली वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए वीमेन्स को ही क्या किया जाता है, उसका मालिकाना हक यानी कि नाम दिया जाता है, या तो फीमेल हो या फिर ज्वाइंट नाम हो दिया जाता है। ठीक है, तो इन हाउसेस में बेसिक एम्यूनिटीज भी होती है, लाइक टॉयलेट्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, किचन। मिनिस्ट्री होम अफेयर्स इसका क्या करेगा, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स जाके घर थोड़ी बनवाएगा। ऑनरशिप हाउसिंग द नेम ऑफ फीमेल्स मेंबर्स। ठीक है, ये सही है। अब फीमेल मेंबर्स ओनली अगर लिखा होता तो गलत हो जाता, क्योंकि ये जॉइंट पे भी मिलता है। ठीक है, तो दो सही है, पहला गलत। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। ये सब एक्सरसाइज होते रहते हैं, डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइज एंड नेवी एक्सरसाइज, ओके, एयरफोर्स एक्सरसाइज। उसी में से एक है कॉर्पोरेट, जो कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। ओके, बेसिकली ये क्या आपका मेरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेके, ऑपरेशनल आपको सैनर्जीज को बैठाने के लिए भी ये आपको एक्सरसाइज किया जाता है। पहले पूछा जाता है कि किसके किसके बीच एक्सरसाइज हुआ, तो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, मेरीटाइम एक्सरसाइज है, ये भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, बताना है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं। तो ऐसे ट्रेडिशनल क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये सबसे फेमस है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इसमें आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट भी इसमें आता है। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये बनाया जाता है। तो ऊपर के तीनों क्या होंगे आपके, सही हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये ऊपर के तीनों लाए जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आपको वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक ऐसा इंडेक्स जो इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हेल्थ के बारे में बताता है कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज परफॉर्म कर रही है। इट शोज द ग्रोथ रेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसे कि CSO के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम के अंडर में जो आता है, इसे मंथली पब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो CSO क्या करता है कि हर मंथ इस इंडेक्स को पब्लिश करता है कि कौन से सेक्टर में कितनी तेजी रही, कितनी मंदी रही, कितना प्रोडक्शन किस तरीके से हुआ। तो बेसिकली इसमें आपको ब्रॉड सेक्टर्स जैसे कि माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ यूज बेस्ड सेक्टर्स जैसे कि बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ये हर तरीके की चीजें इसमें आती है। ठीक है, चलिए, different sectors of the, it shows the growth rates and performance of different sector of the growth in the economy। सही है, combined by the CSO ईयरली, यहाँ पे ईयरली लिखा हुआ नहीं, ईयरली नहीं, ये हर मंथ CSO के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो सेकंड आपका गलत है, राइट आंसर। चलिए, विद रेफरेंस टू पद्मा अवार्ड। तो पद्मा अवार्ड के अंडर में बहुत सारे 3 कैटेगरीज आपको आती है। एक है पद्म विभूषण, एक है पद्म भूषण और एक है पद्मश्री। ये है जो पद्मा अवार्ड का अंडर में आती है। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द इंडिया, जो कि हर साल एनुअली हमारे यहाँ रिपब्लिक डे के दिन, रिपब्लिक डे का मतलब 26 जनवरी के दिन इसको दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और फिर जिस दिन ये अवार्ड दिया जाता है उसी दिन इसको गजट ऑफ इंडिया में भी पब्लिश किया जाता है। ओके, इसमें it does not amount to a title and cannot be used as a suffix or prefix to the awardee name। ये क्या होता है ना कि ये अवार्ड जिसको दिया जाता है वो क्या कर सकता है कि टाइटल की तरह इसको यूज नहीं कर सकता, यानी कि ऐसे नहीं लिख सकता कि हमारा नाम, घर के नाम, घर के सामने जो नाम लिखा रहता है पद्मश्री, दिस, ऐसा वो टाइटल के तौर पे यूज नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर
ऑफ इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। कैन नॉट, डज नॉट अमाउंट टू एनी टाइटल। सही है, बी जो है सही हो जाएगा। द टर्म डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी बेसिकली ट्रीज की जो एजेस होती हैं यानी कि उम्र होती है उसको डिसाइड करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो बेसिकली जो पेड़ होते हैं उसमें जितने सारे रिंग बनते हैं, ओके, उन रिंग की स्टडी की जाती है, दैट इज कॉल्ड द डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ओके, टू प्रिडिक्ट द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री। Next question. With the reference to the Global Liability Index, it is released by Economic Intelligence Unit, which is the research and analysis division of Economist Group, for forecasting and advisory services through research and analysis. ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए बताने के लिए किया जाता है कि वर्ल्ड में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं या सिटीज है जो बेसिकली रहने की योग्य है या फिर वहाँ पे रहना आसान है या मुश्किल है। ओके, तो बेसिकली वहाँ की क्वालिटी क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करने का ये काम करते हैं। ठीक है, भाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं भाई, ये तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दिया जाता है। बेस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बेसिस पर ये सिटीज को एग्जामिन करती है। सही है, डज नॉट क्वांटिफाई द चैलेंज रिप्रेजेंटेड लाइफ इन द पास्ट ईयर, ये सही है। मतलब सर ये गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, डज नॉट, जबकि ये करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ, इट ऑल्सो एग्जामिन द सिटी वर्ल्ड में टू क्वांटिफाई द चैलेंजेस प्रेजेंटेड टू द इंडिविजुअल्स लाइफ इन द पास्ट ईयर्स। ऑलिव टर्टल, ऑलिव रिडले टर्टल, ये भी हमेशा न्यूज में रहते हैं हर साल। तो ऑलिव रिडली टर्टल जो कि इनका एक मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेस्टिंग हैबिट होता है जिसको अरीबादास के नाम से जाना जाता है। अरीबादास क्या है, ये मास नेस्टिंग होती है, मतलब एक साथ ये बहुत सारे ऑलिव टर्टल क्या करते हैं, ये कोस्ट पर आते हैं और एक साथ ही ब्रीडिंग वो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उस पूरे एक समूह का रिप्रोडक्शन या मास नेस्टिंग को ये अरीबादा के नाम से जानते हैं। तो इंडिया में कुछ फेमस लोकेशंस हैं जहां पर ये अरीबादा परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली उड़ीसा में गहिर माथा, माउथ ऑफ देवी रिवर एंड ऋषिकुलिया रिवर, ये फेमस रिवर है। अभी आपको अंडमान निकोबार में भी इस तरीके की नेस्टिंग आपको देखने को मिली हुई है। ओके, तो ये जो टर्टल्स हैं ये हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में आते हैं और IUCN लिस्ट के अंडर में ये वल्नरेबल की कैटेगरीज में आते हैं। ओके, साथ ही साथ साइट्स के अंडर में भी ये हमारे अपेंडिक्स 1 के अंडर में इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, इंडिया में आपको ऑलिव रिडले टर्टल्स के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अर्ली समय से ही 1980s में ही ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया था, जिसके अंदर क्या होता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो होते हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि किसी तरीके का इनकी नेस्टिंग में या इनकी हैबिटेशन में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना हो। ओके, तो ये प्रोवाइड करने का काम इंडियन कोस्ट गार्ड का होता है। चलिए, देयर मस्ट बी कॉल्ड अरीबादा, ये सही है। इन इंडिया देयर नेस्ट कैन फाइंड ओनली ऑन द ओडिशा कोस्ट, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो अंडमान निकोबार पर मिला हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ओनली इसको गड़बड़ कर देगा। एंड सेकंड में ये नहीं पाया जाता है, ये फर्स्ट में पाया जाता है, यहाँ पर शेड्यूल फर्स्ट है, देखिए यहाँ पे। एंड ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है शुरू से ही, तो पहला हो गया और चौथा हो गया जो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइडियल फॉर कानोपस 5 सैटेलाइट, कानोपस 5 सैटेलाइट जो रशिया और ईरान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। तो बेसिकली ईरान चाहता है वो भी अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करना, तो उसके लिए रशिया यहाँ पर ये सैटेलाइट बना रहा है जिसे रशिया में ही लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इसको ऑपरेशनली जो होगा इसको एडमिनिस्टर या कंट्रोल करने का काम ईरान से किया जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली एक एडवांस सैटेलाइट सिस्टम है जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगे होंगे, मेनली सर्विलांस के लिए यूज इसको किया जाएगा। तो बेसिकली याद रखना है कि कानोपस भी सैटेलाइट जो रशिया और ईरान के बीच में ये किया गया है। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एक
जैसे इनका नाम है सेमी। सेमी का मतलब ये बीच वाले एरिया होते हैं, ना ये पूरी तरीके से सुपर कंडक्टर होते हैं, ना ही पूरी तरीके से ये रेसिस्टर होते हैं। ये बीच वाले एरिया होते हैं, यानी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी दोनों चीजें प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। बट क्या होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि एकदम लो टेम्परेचर पर कुछ कंडक्टर्स हो, सेमी कंडक्टर्स हो या इंसुलेटर्स हो, वो सभी सुपर कंडक्टर की तरफ बिहेव कर सकते हैं। ओके, बट सभी नहीं, कोई कोई। ओके, बट सभी नहीं, कोई कोई ऐसे होते हैं जो एकदम मिनिमम टेम्परेचर पर, जिसको थ्रेशोल्ड टेम्परेचर कहते हैं हम, या क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, तो वहां पर ये सुपर कंडक्टिविटी की तरफ बिहेव कर सकते हैं। So these are crystalline solids intermediate between a conductor and insulator solids. All semiconductors can become superconductor. लो नहीं, ये all हो गया ना, तो इसलिए गड़बड़। कैडमियम सल्फाइड इज एन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। यस, हाँ, यहाँ पर लिखा गया कैडमियम सल्फाइड, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड आर मेजर सेमीकंडक्टर्स। वन और थर्ड जो होगा। चलिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल क्या होता है? क्लोन बनाना। मोनो मतलब एक, ठीक है, तो एंटीबॉडी की क्लोन बनाई जाती है इसमें। और वो क्लोन क्या करता है कि जैसे क्या था ना, ये कोविड के समय में आपको ये पता था कि जो कोविड वायरस के स्पाइक्स होते हैं वो हमारे सेल्स के साथ कंबाइन होकर हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाए जाने लगे। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये क्लोन होते हैं एंटीबॉडीज के, जो टारगेट करते हैं वन स्पेसिफिक एंटीजन को। लेबोरेटरी में बनाया जाता है, जो कि सार्स कोव 2 के जो स्पाइक्स होते हैं उनके साथ ये बाइंड होके ये बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, तो बेसिकली इसका यूज़ आपको इबोला और एचआईवी के भी ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। कोविड के समय पर भी इसको यूज़ किया गया था, लेकिन it is to be given only to mild COVID-19 पेशेंट। ठीक है, सीवियर पेशेंट को ये नहीं दिया जा सकता है। ये केवल माइल्ड पेशेंट को दिया जा सकता है, जो उसके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, उसके ठीक होने के चांसेस को बढ़ाता है। ओके, समझ रहे आप? तो ये सीवियर कंडीशन में नहीं दिया जाता। इट अकर्स नेचुरली एंड टारगेट्स वन स्पेसिफिक। नहीं, ये तो बनाया जाता है एंटीजन, क्लोन उसका बनाया जाता है बेसिकली, तो ये नेचुरल नहीं होता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इट इज गिवन ओनली टू माइल्ड कोविड-19 पेशेंट विच आर नॉट रिक्वायरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ये सही। With reference to a faster adoption and manufacturing of hybrid electrical vehicles in India, यानी कि जिसको फेम के नाम से जाना जाता है। फेम के तहत क्या होगा? इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने की बात हो रही थी, या फिर हाइब्रिड व्हीकल्स। तो हाइब्रिड का मतलब जिसमें इलेक्ट्रिकल और पेट्रोल या डीजल से भी वो चल पाए, आगे बनाने की बात यहाँ पर हुई थी। तो इसको बाय डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेस के अंडर में आता है, फेम को स्टार्ट किया हुआ था। फेम को पहली बार फर्स्ट फेज के तहत स्टार्ट किया गया तो 2015 में, जिसको बाद में 2 साल बाद 2019 के लिए भी इसको बढ़ाया गया था। फिर 2019 में फेज सेकेंड लॉन्च किया गया, जो कि आगे तक चला। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा हैज बीन एडमिनिस्ट्रिंग द फेम इंडिया। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं भाई, ये तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा लाया गया है। ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं लाया गया है। प्रमोट्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, ये दूसरा सही है। तो बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये जो होगा करेक्ट नहीं होगा। इन विजन मिशन रिसेंटली announced by which of the following agency? इन विजन मिशन जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें ऑल्सो नासा का भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगा, अकेला यूरोपियन एजेंसी ही काम नहीं कर रहा है। बेसिकली इसमें ये है कि ये एक विजन 2031 तक लॉन्च करना चाहते हैं, बाय 2032 एंड 2033। बेसिकली इसमें क्या होगा कि ये एक्चुअली एरियन 6 रॉकेट पर इसको लॉन्च किया जाएगा। 15 महीने इसको लगेगा वीनस तक पहुंचने में,
ओके, और साथ ही साथ और बाकी के 16 महीने पर वो वहां पर सर्कुलेशन करेगा, किसका, वीनस का। ठीक है, तो बेसिकली वीनस सेंट्रिक एक मिशन है, वीनस पर मिशन भेजने की बात की जा रही है, वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में, वहाँ के सरफेस के बारे में, ओके, सब कुछ ट्रेसेस मिल जाए वहाँ के केमिकल कंपोजिशन के बारे में, तो उससे रिलेटेड ये आपको इन्वेजन बाय यूरोपियन एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग टू रेफरेंस टू द एंकर इन्वेस्टर्स। एंकर इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? ये बेसिकली वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनी अभी आपको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, यानी कि जिन कंपनियों ने अभी अपना आईपीओ नहीं लाया हुआ है, उससे पहले उस कंपनी में ये इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली सेबी के द्वारा 2009 में इसको लाया गया था। ओके, और कम से कम इनको 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना होता है कंपनी में, इससे कम के अमाउंट को ये इन्वेस्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ इनको जब आईपीओ जनरेट होता है, तो आईपीओ जनरेट होता है तो सबसे पहले इनको मौका दिया जाता है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। जब ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 30 दिन तक इनका पैसा जो होता है लॉक हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आईपीओ जब भी जनरेट हुआ और स्टॉक एक्सचेंज पर कोई लिस्ट होती है कंपनी, उसके प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकलने लगते हैं। तो इसमें इस तरीके से ही लोग वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करके ना निकल पाए, इसलिए उनका पैसा 30 दिन तक लॉक हो जाता है। 30 दिन के बाद ही वहां से वो पैसा निकाल सकते हैं। ओके, सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हु आर इनवाइटेड सब्सक्राइब द शेयर ऑफ आईपीओ। ओके, तो बेसिकली वो नहीं होते हैं, आईपीओ से पहले इन्वेस्ट करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू टेक अप द शेयर एट फिक्स प्राइस टू मेक देयर इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंट। बिल्कुल सही बात है ये। एंड नॉट अलाउड टू सेल एटलीस्ट 30 डेज फॉर द अलॉटमेंट। ये दोनों सही है, बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली जियो पारसी, जियो की घटती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए सरकार के द्वारा ये पारसी की कम्युनिटी के लिए स्कीम लाया गया है, जिसका नाम है जियो पारसी। साथ ही साथ इसमें पारसीस के जो आपको एजुकेशन है उसको भी बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है 2013 में। ठीक है, और पारसी या फिर जिसको हम जो स्ट्रियन कहते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए, टू स्टेबलाइज देयर पॉपुलेशन एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ पारसीज इन इंडिया। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ। नेक्स्ट, दालबेरिया लातीफोलिया स्पीसीज ऑफ रोजवुड। रोजवुड क्या होता है? रोजवुड एक ट्री है जो कि आपको ट्रॉपिकल कंट्रीज में या इक्वेटोरियल रीजन के जो कंट्रीज होती है वहां पर पाया जाता है, और रोजवुड आपने नाम सुना होगा। उसकी एक स्पीसीज है जिसका नाम है दालबेरिया लातीफोलिया। ओके, तो स्पीसीज अकर इन द एवरग्रीन और deciduous tropical or subtropical forest with deep, well-drained and moist soil within an elevation range of 300 to 1000 मीटर above sea। ये आपको नेटिव टू इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, जावा, इंडोनेशिया उधर पाई जाती है। ओके, हाईली यूटिलाइज्ड एज अ टिम्बर स्पीसीज, जो कि अपने कलर के लिए, अपने फ्रेगनेंस के लिए जानी जाती है। ओके, इसका काम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे गिटार वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए भी किया जाता है। ओके, साथ ही साथ इसको आईयूसीएन के लिस्ट में वल्नरेबल के तौर पे और आपको साइट्स के अंदर अपेंडिक्स सेकंड के अंदर में इसको क्लासिफाई किया गया। तो पहला सही है, नेटिव टू इंडिया नेपाल, ये भी सही है। कलर्ड एंड फ्रेगमेंट टिम्बर होती है, ये भी सही है। अंडर द अपेंडिक्स 6 ऑफ द साइट्स, ये भी सही है। तो चारों आपका सही है। तो याद रखना है स्पीसीज का नाम क्या है? दालबेरिया लातीफोलिया ऑफ स्पीसीज ऑफ रोजवुड। Next, IDX challenge. IDX challenge was established by Department of Defense Production under the Ministry of Defense. किस लिए है? Innovation and indigenization in the aerospace and defense sector at the startup level. तो ऐसे स्टार्टअप्स जो कि इंडिजिनाइजेशन और इनोवेशन में काम करते हैं डिफेंस के लेवल में या एरोस्पेस में, तो उन स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, चाहे वो एमएसएमई हो, उनके लिए इनोवेटर्स, आपको इंडिविजुअल इनोवेटर्स हो या जो इनक्यूबेटर्स जो पैसा उसमें लगाते हैं, उनको सपोर्ट करने का काम
इसके तहत किया जाएगा। तो इस चैलेंज में बेसिकली इट इज फंडेड बाय and managed by the Defense Innovation Organization, which is a not-for-profit company as per the Section 8 of the Companies Act 2013. खैर, established by Department of Science and Technology, बिल्कुल गलत बात, साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं करता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के द्वारा इसको किया जाता है, तो ये गलत हो गया। इट प्रमोट्स इनोवेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एरोस्पेस एट स्टार्टअप लेवल, सही है। इट इज फंडेड एंड मैनेज बाय डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फंडेड एंड मैनेज भी है। तो दूसरा और तीसरा सही है। पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन ए ये आपको सही नहीं है। तो इस तरीके से 65 क्वेश्चंस को हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पार्ट में इससे आगे बाकी के हम और 65 क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर हमारे जून का एमसीक्यूज करंट अफेयर्स रिलेटेड भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।